आज विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका जो है आज का हमारा ये लास्ट सेशन है। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में सारे ये दर्पण, प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अपवर्तन, अपवर्तनांक, लेंस, इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। और इससे पहले वाले सेशन में हमने 2 न्यूमेरिकल्स और 3 जो सब्जेक्टिव आंसर्स हैं जिनको भाषा में लिखना है, वो भी हम लोगों ने सेशन करा। और हमने ये देखा कि किस प्रकार जो चीज हमने पढ़ी है उसका काफी कुछ एक हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो हमें प्रश्नों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं महसूस होगी। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा, जैसे हमने साइन कन्वेंशन सीखा था, वो अब पता चला होगा आपको जब हमने 2 न्यूमेरिकल्स करे कि क्यों हमने ये समझना जरूरी है कि जो मिरर है या लेंस है उसके लेफ्ट और राइट में अगर ऑब्जेक्ट्स या उसका कुछ इमेज बनेगी तो कैसे उसके साइन में डिफरेंस आएगा। क्योंकि हमारे प्रश्नों में सिर्फ वैल्यू लिखी होती है, साइन हमें अपनी तरफ से लगाने होंगे। वो बस बताएंगे कि बिंब का या प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, दाईं तरफ है दर्पण के या बाईं तरफ है, वो एक वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें साइंस में चेंज करना होगा। हम और अगर बस हमें फॉर्मूले याद है, हमें साइन की नॉलेज है, हमें फिर सॉल्व करने में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो आज के सेशन में हम लोग थोड़े से प्रश्न और उत्तर और डिस्कस करते हैं और देखें और हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। चलिए, एक आज का न्यूमेरिकल जो हमारा है वो है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸, ये आप लोग जब करेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड है, इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं आता है। तो अब देखिए, हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनको किस प्रकार हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने में हमें करना पड़ेगा। और ये चैप्टर ये ही है, अगर ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और यही अगर आप लोगों ने सिर्फ उनको रटा है, क्रैम आउट करा है, समझा नहीं है, तो यहीं पर आपको उत्तर देने में कठिनाई महसूस होगी। तो कोशिश ये करें कि जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, अगर आप समझ ले रहे हैं, आप एकदम रिलेट कर पा रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर कहीं कुछ है, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा मैं कहती हूँ, सेशंस फिर से देखिए, और इवन आपने जो नोट्स बनाए हैं या कुछ कभी कभी होता है डिटेल में जब हम बुक में पढ़ लेते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है, तो आप एक बार सेशन से, बुक से उस चीज को और ज्यादा क्लियर करें। ये मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए यहाँ पे कहा है प्रकाश जो है वो वायु से कांच में जा रहा है, तो हमें एकदम ध्यान रखना होगा कौन सा मीडियम चेंज हो रहा है। रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो कहाँ वो झुकेगी, क्या होगा, ये सब हमें एकदम हमारे दिमाग में चल जाना चाहिए। तो अब हम लोग देख गए हैं, जो हमें दिया गया है वो निर्वात में हमें प्रकाश की चाल दे रखी है, वो है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम ये जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल लगभग निर्वात के में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो इसलिए ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट आ गया ना कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे वायु आएगा। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ देखिए कि ये हम लोगों को एक अपने कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा कि कैसे जो हमारा जो मीडियम में चेंज हो रहा है, तो उससे हमारा रेस के डायरेक्शन में क्या चेंज आएगा।
क्योंकि ये सब बातें अगर हमारे दिमाग में होंगी हमें आंसर देने में एक इजी होगा। तो जो हमें दे रखा है वो है निर्वात में प्रकाश की चाल, वो है 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ये देखिए कि ये जो हमारी वैल्यू है ये एक स्टैंडर्ड होती है, इसमें हमें कुछ अगर दे रखी है तब भी ठीक है, और इवन हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। तो यहाँ देखिए, हमें वायु का नहीं, हमें निर्वात का कहा, तो हम इससे वायु का निकाल लेंगे। तो वायु में प्रकाश की चाल हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.50, तो ये हमने वैल्यू यहाँ लिख दी। हमें क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए, जब न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो ये एक मेथड होता है कि पहले तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम ऐसे लिस्ट डाउन करते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है। तो जैसे कांच में प्रकाश की चाल को निकालना है तो करके हमने क्वेश्चन मार्क लिखा कि हमें ये मालूम है, क्योंकि जब हम ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये एक मेथड होता है, तो ये आपका ये भी एक स्टेप में काउंट होता है जिस पे नंबर मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको इस टाइप से ये पूरी डिटेलिंग करनी होगी। अब हमने ये देखा कि कैसे हमें अपनी नॉलेज का भी थोड़ा सा करना है, कि हम ये देखेंगे अरे वायु की तो हमें नहीं मालूम है, हमारे फॉर्मूले में तो वैसे जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए कि प्रकाश की चाल निर्वात में वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब हम लोग जानते हैं हमारा फॉर्मूला, जब हम अब की बात करते हैं तो ये इसका क्या आ गया, N = C/V। तो ये क्या आ गया कि यहाँ पे जो है निर्वात, C क्या आ गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, और V आ गया किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और यहाँ पे अगर हम एक बार पीछे जाके देते हैं कि हमें ये जो अपवर्तनांक दे रखा है इन्होंने, ये जो है कि वायु से ये जो कांच में जा रहा है उसका अपवर्तनांक 1.50 है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, सो अब ये जो हमारा n है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.50। हमें निर्वात में प्रकाश की चाल मालूम है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें माध्यम के में प्रकाश की चाल का निकालनी है, तो हमें कांच माध्यम में निकालनी है। तो यहाँ पे माध्यम कोई, मतलब जो ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है, अब कोई भी माध्यम हो सकता है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये आपका सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया कि आप क्या करेंगे, हम जब शिफ्ट करेंगे तो v हमारा इधर जाएगा और 1.50 हम यहाँ नीचे ले आएंगे। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.50, इसको जब सॉल्व करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये जब हम यहाँ पे 1.50 का हम डेसिमल हटाएंगे और उसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v की 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जब भी हम ये वैल्यूज निकालते हैं, देखिए हमें यूनिट लिखनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो आपका नंबर जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, चाहे आप कैलकुलेशन में नहीं लिखे, जब आप फॉर्मूले में आप वैल्यूज लिख रहे हैं, अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन तब भी अगर आप लिखेंगे तो जैसे अभी आप हम और चैप्टर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार हम जब ऐसे वैल्यू लिखते हैं तो हम एकदम अपनी यूनिट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे। तो यहाँ जो हमारी ये वैल्यू आ गई, तो हमारी जो अब हमने जो किसी माध्यम में, जैसे कांच के माध्यम में हमें प्रकाश की चाल निकालनी थी, तो उसमें उसकी हो गई 2 × 10⁸। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की चाल जब किसी डेंसर माध्यम में जाती है तो वो कम हो जाती है। तो देखिए 3 × 10⁸ से वो हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है।
तो ये देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे ये किसकी दे रखी है, प्रतिबिंब का डिस्टेंस दे रखा है। और यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करिए। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरा आप पोजीशन याद रखें। तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार का बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि वही पोजीशन है कि जहां पर उसी साइज का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है वो बनती है। और कहीं अगर होती है या तो छोटी या बड़ी बनती है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसका मतलब है, जब आपको इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस मालूम होगा। तो ये समझ में आया, फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि आपको रे डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो अब हमें u की वैल्यू मालूम है, v की वैल्यू मालूम है, और क्योंकि वो क्या है, ये जो लेंस है, उत्तल लेंस है, उसके बाईं तरफ हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब इमेज भी बाईं तरफ है, इसका मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव में। हमने जो इससे पहले वाले सेशन में करा था वो दूसरी तरफ बन रहा था, इसलिए उसका हमने नेगेटिव वैल्यू रखी थी। तो हमारा u की वैल्यू और v की वैल्यू हो गई 50 सेंटीमीटर। अब यह है, चूंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का तभी बनता है जब वस्तु के ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी जाती है। तो इसका मतलब है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है और और उसका जो डिस्टेंस है, अब हमें ऑब्जेक्ट और इमेज का पता चल गया, तो इसका मतलब है जो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी वो भी 50 सेंटीमीटर पे होगी। क्लियर हुआ ना, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी उसी जगह इमेज सेम साइज की बनेगी। ये चीज क्लियर हो गई, इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 50 सेंटीमीटर का होगा। तो फोकस ए का क्या वैल्यू हो जाएगी, r/2। r/2 हो गया 50/2, मीन्स 25 सेंटीमीटर, और अगर हमें मीटर में देना है तो वो हो गया 0.25 मीटर। लेंस की क्षमता हमारी आ गई P = 1/f, और ये हमारा f की वैल्यू हमने रखी, और ये हमारा आ गया 4 डायोप्टर। तो जो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कि क्या पूछा जा रहा था, हमें लेंस की क्षमता निकालनी थी। तो देखिए ये थोड़ा सा एक मतलब हमें दूसरे वे से निकालना पड़ा, पहले कोई और वैल्यू। तो मेन जो है लेंस की क्षमता जो है वो P = 1/f उसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब है हमें f निकालना पड़ेगा। f हम कैसे निकालेंगे, r/2 से। तो हमने पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर का वो इस टाइप से एक ओरल कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू निकाली, और इस प्रकार हमने उसकी p की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। अब जो हमारा एक और क्वेश्चन आ रहा है वो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जल्दी पढ़ा है, आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करिए और इस सामने आपके स्क्रीन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो मेन क्या है, उन्होंने अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, और हमें क्या करना है कि किसी बिंब का हमें सीधा प्रतिबिंब बनाना है। तो अब यहाँ पे ये चीज देखिए, अवतल दर्पण में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब बिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो पोजीशन ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और अर्थात इसका क्या हुआ, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी भी 15 सेंटीमीटर होगी। इसलिए बिंब को हम कहां से रखेंगे, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच दर्पण के सामने हमें रखना पड़ेगा, तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो मेन हमें जब उसकी वो पूरी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है कि कब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, उसका कहाँ इमेज बनेगी, तभी हम ये आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इसका ये आरेख हमने बना दिया। तो ये मैंने स्पेशल इसलिए क्वेश्चन रखा कि आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
एक और है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुणा आवर्तित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो यहां पर हमारा ये आ गया वैल्यू u की -10 सेंटीमीटर, आवर्धन हमारा -3, तो प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, तो ये हो गया m इज इक्वल टू v अपॉन u, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एक और हम देखते हैं अभी इसका कि ये जो प्रतिबिंब की दूरी का ऋणात्मक मान बतलाता है कि प्रतिबिंब दर्पण से बाईं तरफ बनेगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक हमारा जो आज का और प्रश्न है वो है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है? मैग्निफिकेशन 1 है, तो एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका अर्थ है कि बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है और बिंब से समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। इसका जो धनात्मक चिन्ह है, मीन्स अगर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब वो धनात्मक ही है, ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा है, क्योंकि जो हमारा जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, उसकी नेगेटिव में वैल्यू हम रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है देखिए, समतल दर्पण का हम कह रहे हैं उत्पन्न आवर्धन, और वो हम 1 कह रहे हैं, तो उससे हमने क्या निकाला कि जो प्रतिबिंब और बिंब का आकार वो बराबर है, और वो क्यों है? क्योंकि समतल दर्पण से बराबर ही बनते हैं, ठीक है। और जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनता है। तो हम लोगों ने आज के सेशन में थोड़े से मेन हमने क्या देखे, न्यूमेरिकल्स देखे, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना जरूरी है कि आपके दिमाग में ये क्लियर होना, और कुछ अपना ऐसा चार्ट बनाएं कि जब आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो पहले आपको उस चार्ट से एकदम देख सकते हैं कि अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ इसकी बनेगी, और उसका जो डिस्टेंस का है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना, जैसे हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि जो एक समतल दर्पण है उसके 10 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट है, इमेज कितनी दूरी पर होगा, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो अगर 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है तो 10 सेंटीमीटर पर ही इमेज होगी। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये मैं कहूंगी कि आपका क्वेश्चंस पढ़ें, फिर से आपको थ्योरी में कोई कंफ्यूजन है फिर से थ्योरी पर जाइए, उसे समझिए, फिर से क्वेश्चन करें, ऐसे रिलेट करके करते चले जाएं, आपका ये चैप्टर पक्का हो जाएगा। अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ एक बार फिर मिलते हैं। बाय।